जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम गुलाम वंश के शासक को खत्म करके, खिलजी वंश खत्म करके आज हम तुगलक वंश का जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे। हमने गुलाम वंश आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, उसके बाद हमने आपको खिलजी वंश भी कंप्लीट पढ़ा दिया। तुगलक वंश का जो संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी हमने पढ़ा दिया। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे, जिसे जूना खावी कहा जाता है। हम इससे पहले वाले वीडियो में जब हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बता रहे थे तब हम आपको बताए थे कि जो यह मोहम्मद बिन तुगलक है वो क्या था, आपका गयासुद्दीन तुगलक का सेनापति था। और वो क्या करता है, गयासुद्दीन तुगलक के लिए महल बनाता है, कौची का बाबू, लकड़ी का, और ओकरे में ढह कर कौन मर जाता है, गयासुद्दीन तुगलक उसी में मर जाते हैं, या कह सकते हैं उनका मौत वही लकड़ी की महल में दबकर हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठते हैं, फिर दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं। अब देखिए बाबू कि मोहम्मद बिन तुगलक के कौन थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सा कार्य किया। उन्हें लोग पागल शासक क्यों कहते थे, वो सनकी शासक उन्हें क्यों कहा गया, ये सब आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। आप जो स्टूडेंट 10th में अच्छा से हिस्ट्री नहीं पढ़ पाए, 12th में अच्छा से हिस्ट्री नहीं पढ़ पाए, आइए आज हम आपको इस वीडियो में शिद्दत से हिस्ट्री पढ़ाने का कोशिश करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी शिद्दत से क्या पढ़िएगा बाबू, हिस्ट्री पढ़िएगा। तो पढ़िए आप हमसे शिद्दत से हिस्ट्री। देखिए, तुगलक वंश का जो अगला शासक हुआ, गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो तुगलक वंश का अगला शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन होता है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पहले जूना खां कहा जाता था। इसको पहले क्या कहा जाता था बाबू, जूना खां कहा जाता था। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। जब ये गद्दी पे बैठा, दिल्ली का सुल्तान बना, तब ये अपने आप को मोहम्मद बिन तुगलक को कहा, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से इसे जाने लगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा नहीं कि वो मूर्ख शासक था या उनको ज्ञान नहीं था, वो पढ़ा लिखा शासक था। लेकिन देखिए, किसी के पास ज्ञान भी रहता है नहीं, लेकिन वो घमंड में रहता है, समझे। ज्ञान है और आपके पास, जिसके पास ज्ञान है और वो ज्ञान पे घमंड दिखाता है तो उसका ज्ञान नहीं टिक पाता है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास सूझबूझ है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको और चाहिए कि आप कितना झुक कर रहे हैं, जिससे क्या हो, आपको और ज्ञान मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो फला हुआ पेड़ होता है बाबू, वो हमेशा झुका हुआ रहता है क्योंकि वो सबको फल दे रहा है। लेकिन कहा भी जाता है कि जो खजूर का पेड़ है वो क्या हमेशा क्या रहता है, खड़ा रहता है, और उसका जो फल भी है वो बहुत दूर लगता है। तो इस पे एक दोहा भी है, आपको मैं बताऊंगी बाद में। अभी आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं बाबू, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। ही देती हूँ, कहा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना दे, फल लागे अति दूर। देखिए, वो जो पेड़ था बहुत बड़ा था, लेकिन इतना वो ऊंचा था, फल भी उसका ऊंचा था, और वो किसको, पंछी को छाया नहीं देता था। तो क्या है, उसमें फल तो लग रहा, लेकिन वो फल क्या है, क्या ना तो उसे कोई मनुष्य आसानी से तोड़कर खा पा रहा, ना तो वो कोई पक्षी को क्या दे रहा बाबू, तो आपका शरण दे रहा। तो ऐसा ही मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसके पास ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने आप में बहुत घमंड था। वो ना तो किसी से सलाह मशवरा लेना पसंद करता था और ना ही कुछ, वो अपने विद्वान और विद्वता पे थोड़ा सा घमंड करता था, तभी ना किसी पे सलाह नहीं लेता था। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं और वो अपने ज्ञान पे घमंड करते, वो सबसे मूर्ख होते हैं। क्या है, सबसे मूर्ख, यही इसीलिए ये सबसे मूर्ख कहलाया भी। देखिए, ये ऐसा काम करता है जिससे आप खुद कहेंगे सही में ये मूर्ख था, इसको कहेंगे पढ़ा हुआ लिखा मूर्ख व्यक्ति। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनकवरी योजनाओं और क्रूर कृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने
के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। ये जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सनक भरी योजनाएं, ये जो था अपना योजना मतलब जो ये फैसला लेता था, कोई भी ये योजना निकालता था तो ये अपने सनक भरी एकदम नहीं कहते कागो होता है सन कहा होता है जे करेंगे जे हम करेंगे, हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है, हमसे कोई ज़्यादा जानता ही नहीं। तो ये अपने ना तो मंत्री से ना ही किसी से सलाह मशवरा लेता था, अपनी सनक भरी योजनाओं से इसको ये नहीं फिक्र था कि हमारा जनता क्या है, हमारी जनता को क्या ज़रूरत है, उसको कैसा उपेक्षा दे जिससे वो क्या हो हमसे संतुष्ट रहे। तो इसको मतलब किसी की सुख दुख का परवाह नहीं था कि कोई भी जनता का, वहाँ का जितने भी वहाँ के राज्य के निवासी थे उनका सुख दुख का ये परवाह नहीं करता था। ये अपना सनक भरी योजनाओं से इसे इतिहासकार क्या बोलते बाबू, तो इतिहासकार इसे पागल बोलते हैं, स्वप्नशील बोलते हैं। अगर ये सपना में कुछ देख लेता था तो वहीं 2 बजे रतिये के वो अपना शासन सुना देता था और 2 बजे रात की इसको बैठक लग जाता था। तो इसे स्वप्नशील शासक भी कहा गया। क्या कहा गया बाबू, स्वप्नशील शासक कहा गया। देखिए भाई, कहा जाता है पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है, इसे रक्त पिपासु भी कहे जाते हैं। किसको, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। लेकिन आप ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक शिक्षित व्यक्ति थे, वो क्या थे, एजुकेटेड व्यक्ति थे, वो विद्वान थे, लेकिन तब पर भी वो अपने घमंड में और अपनी सनक भरी योजनाओं से इसे पागल, स्वप्नशील, पिपासु कहा गया। क्या कहा गया बाबू, स्वप्नशील और पागल कहा गया। तो इसीलिए आप ज़्यादा जब विद्वान आपके पास जब योग्यता हो जाती है तब पर भी आप जब कोई भी चीज़ को करते हैं, जैसे देखिए आईएएस बनता है, डीएम वगैरह बनता है, या आप किसी भी वीडियो वगैरह एसडीएम वगैरह बनते हैं, तो आप अगर कोई भी फैसला लेते हैं तो पहले 2-3 व्यक्ति से सलाह मशवरा कर लीजिए, तब आपका जो योजना होगा बहुत अच्छा क्या होगा, सफलतापूर्वक वर्क करेगा। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं वो कई लोगों से सलाह मशवरा करके कोई भी योजना को पारित करते हैं, कोई भी विधेयक को पारित करते हैं। तो ये क्वालिटी किसमें नहीं था, तो इसमें नहीं था। वो सनक भरी योजनाओं से क्या लेता था, योजना करता था। कौन, आपका मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए इसने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक विभाग की स्थापना किया। देखिए ये 3-4 गो ऐसा काम करता है जिससे आप सुनिएगा। एक द्वाब नदी था, द्वाब नदी पे ये क्या लगाता है बाबू, कर को बढ़ा देता है। देखिए द्वाब नदी था, द्वाब नदी पर ये क्या करता है, कर बढ़ा देता है। क्या करता है, कर बढ़ा देता है। उस समय जो द्वाब नदी पर जहाँ वो कर बढ़ाया था वहाँ के क्षेत्र में क्या आ गया था बाबू, अकाल पड़ा हुआ था। जब ये द्वाब नदी पे टैक्स बढ़ाता है, कर बढ़ाता है, तो इसको जब ये बढ़ाया ना तभी वहाँ पे अकाल आया हुआ था। तो सोचिए वहाँ पे अकाल आया है, वहाँ पे जो लोग खुद भूख से मर रहे हैं, उनका उपज खुद नहीं हो रहा है, और वो सरकार को टैक्स बढ़ाकर क्या देंगे, पहले से तो टैक्स था ही और इसे बढ़ाकर ये मांगता है कौन, आपका मोहम्मद बिन तुगलक। और जब ये टैक्स जब बढ़ाता है तब सब वहाँ के जनता लोग, वहाँ के लोग जो भी थे आपका द्वाब नदी के आसपास जो भी लोग निवास करते थे जिसपे उन्होंने टैक्स लगाया, वहाँ के लोग उन पे ये आपका राजा पे भड़क जाते हैं कि यहाँ हम खुदे भूख से मर रहे हैं, राजा को देखना चाहिए कि यहाँ पे अकाल आया हुआ है और खुदे टैक्स बढ़ा दिया, कैसन पगला राजा है। कोई भी बोलेगा। अभी देखिए, अभी आप देख सकते हैं जैसे कि देखिए कोरोना काल में अगर कह देता कि जो अनाज का दाम कितना है, जो अनाज है वो 100 रुपया किलो, आपको एक किलो आटा मिलता, 100 रुपया क्या किलो आटा मिलता, टैक्स बढ़ा देता, सब चीज़ों पे 2020 में टैक्स बढ़ा देते कौन, आपका नरेंद्र मोदी। तो आप क्या कह सकते हैं कि राजा पे विरोध करेगा कि एक तो पहले से ही जनता कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और आपने हर एक वस्तु पे इतना ज़्यादा कर लगा दिया। तो इसी कारण से नहीं उसको कहा जाता कि ये पगला है, इसको दिमाग काम नहीं करता है, कहा ना जाता। उसी प्रकार जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको देखना चाहिए था कि देखिए वहाँ पे अकाल आया हुआ है, वहाँ क्या बाबू, अकाल आया हुआ, खुद अनाज नहीं उपज रहा, तो वहाँ के लोग खुद भूख से मर रहे और ये ऊपर से कर बढ़ा देता है।
तब जब राजा को ये बात पता चलता है, तब उसको वहां के लोगों को और वापस ही धन की लेवे गया था और वहां के लोगों को धन देना पड़ा, कृषि विभाग बनाना पड़ा, जिसको हम क्या कहते हैं, उस कृषि विकास के लिए जो विभाग बनाया था उसका नाम अमीर-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना करता है। देखिए, अगर ही अपना मंत्री, मतलब हम कह सकते अपना मंत्री, सेनापति या अपने जो सहायक व्यक्ति थे जिससे सलाह मशवरा किया जाता, अगर ये उन लोगों से सलाह मशवरा ले लेता तो लोग ने बताता कि देखिए राजा साहब, वहां जो आप टैक्स लगा रहे हैं वहां अभी आप मत लगाइए, वहां आप क्या कीजिए, अभी टैक्स मत लगाइए। जब अकाल खत्म हो जाएगी, जब वहां की परिस्थिति अच्छा हो जाएगा, जब लोग का उपज बढ़िया हो जाने लगेगा, तब आप वहां पे टैक्स बढ़ाइएगा, अभी टैक्स मत बढ़ाइए। ये बोलता नहीं, सलाह देता, लेकिन ये किसी से सलाह लेबे नहीं किया, डायरेक्ट ही की कहा कि द्वाब नदी पे टैक्स लगा दिया जाए, वहां कर को बढ़ा दिया जाए। तो की किया, बढ़ा के वो करवे की किया, वहां गया था धन बटोरे, यहाँ धन देवे पड़ गया, क्या किया, धन देना पड़ गया। तो इसीलिए ने कहा गया कि ये सनकवरी योजना से अपना फैसला लेता था। पहला गलती आपको यहाँ पे देखिए, इसका गिनवा दिए। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक जो कृषि विकास के लिए जो विभाग बनाता है बाबू, उसका नाम अमीर-ए-कोही है। क्वेश्चन आएगा कि तुगलक वंश के कौन से राजा कृषि विकास के लिए कौन सा विभाग बनाते हैं, तो अमीर-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया जाता है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया। देखिए, फिर यहाँ एक गलती करता है, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो क्या करते, जो अपना राजधानी होता है दिल्ली से स्थानांतरित कर देते हैं देवगिरी, दिल्ली से ये देवगिरी लेके चले जाते हैं। क्या बाबू, आपका ये राजधानी क्या लेके चले जाते हैं, राजधानी। और इतना गर्मी था, वही गर्मी में वो सभी सैनिक को क्या करते, दिल्ली से आपका देवगिरी, जिसको दौलताबाद भी बोलते हैं, दौलताबाद, इतनी गर्मी, रेगिस्तान तपता हुआ, सभी को क्या करते, दिल्ली से आपका देवगिरी या हम कह सकते दौलताबाद के लिए स्थानांतरित कर देते हैं कि हम देवगिरी से आपका दिल्ली से देवगिरी अपना राजधानी बनाएंगे, राजधानी को हम दौलताबाद रखेंगे। उतना गर्मी में सभी जो सैनिक था, उतना गर्मी में वहां से यहाँ आता है, और वहां जब आते हैं तब की बोलता है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक बोलता है यहाँ नहीं ठीक है, की है, अब देवगिरी नहीं ठीक है, फिर दिल्ली वापस चलो। फिर कहाँ चलो, दिल्ली वापस चलो। कितना ही पागल था, सोचिए तो, पहले दौलताबाद ले गया, पहले ही राजधानी देवगिरी ले गया, उसके बाद फिर से ही दिल्ली लेके आया, क्या किया, फिर से दिल्ली लेकर आया। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए बाबू, मोहम्मद बिन जो कौन से शासक थे जो आपका दिल्ली से राजधानी देवगिरी या दौलताबाद ले जाते हैं और पुनः देवगिरी से राजधानी कहाँ, दिल्ली लाते हैं, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, है ना, और इसका नाम क्या रखा गया, दौलताबाद रखा। जो देवगिरी लेके गया ने तो इसका नाम दौलताबाद रख दिया, दौलताबाद रखा, लेकिन इसको यहाँ भी चैन नहीं मिला, फिर से दिल्ली लौट गया, हो गया। अब देखिए, अपने प्रत्येक मालिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक अपने ये सबको 2 पोशाक दिया करता था मालिक के सम्मान में। प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जोड़ा गर्मी में, एक जाड़े में दिया करता था, एक पोशाक जाड़े में देता था और एक पोशाक गर्मी में। मोहम्मद बिन तुगलक 2 पोशाक देता था, एक पोशाक जाड़ा में और एक पोशाक गर्मी में। जाड़ा का मतलब होता है ठंडी, क्या होता है बाबू, ठंडी, एक ठंडी में और एक गर्मी में। तो कौन देता था, आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसने डाक व्यवस्था लाया, इसने क्या लाया बाबू, डाक व्यवस्था। कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था डाक व्यवस्था लाया। कैसे, देखिए, ये जो इसका जो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसको ये महलवा में दाब के मार दिया था, मतलब मार नहीं दिया था, बेचारा इत्तेफाक से मर गया लकड़ी के महल में। तो वो जो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो डाक व्यवस्था लाना चाहता था, लेकिन बेचारा का डेथ हो जाता है और डेथ हो जाने के कारण डाक व्यवस्था नहीं ला पाता। क्या नहीं ला पाता, डाक व्यवस्था वो नहीं ला पाता। कौन, गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन उसका पूरा काम, डाक व्यवस्था को आपका व्यवस्थित करने का काम कौन करता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। डाक व्यवस्था को आपका व्यवस्थित करने का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक करता है। देखिए, यहाँ पे कहा गया डाक व्यवस्था लाया,
तांबा का सांकेतिक मुद्रा, ये जो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, वो तांबा का सांकेतिक मुद्रा, अब कहिएगा तांबा का सांकेतिक मुद्रा बनवाता है। मतलब ये जो अपना मुद्रा रहता है, अपना सिक्का किसका चलाता है? तांबा का। और सांकेतिक मुद्रा चलाता है, उस पे ना तो किसी चीज का चिन्ह वगैरह, जैसे कि देखिए आप अगर गांधी जी जैसे हम लोग का 500, 1000, ये 10 रुपया, 50 रुपया जिसका भी नोट है, तो उस पे मोहर वगैरह, सिग्नेचर वगैरह है ना, मोहर है, सिग्नेचर है, तब ना हम पहचानते हैं कि वो नोट है। अगर वो मोहर, वो सिग्नेचर उसको हटा दिया जाए तो एकदम पट पट सब छापे लगेगा, नोट छापे लगेगा नहीं। मोहर और सिग्नेचर को ला पाता है? नहीं ला पाएगा। मोहर और सिग्नेचर असली नोटे पर नहीं रहेगा, नकली पर नहीं। और ये की किया, ये अपने सिक्का में ना तो मोहर और ना तो किसी प्रकार का सिग्नेचर रखा, और ये बनाया भी, सिक्का भी बनाया जो तांबे का बनाया। इसको ऐसा सिक्का बनाना चाहिए था जो बहुमूल्य हो, जैसे चांदी का हो, सोना का हो, तो कोई लोग क्या होगा, कोई लोग इसे नहीं बना पाता। लेकिन ये जो शासक था क्या करता है, पहले तो ये तांबे का सिक्का बनवाता है, अपने चांदी, ये तांबे का सिक्का चलाता है, और वो भी सांकेतिक मुद्रा चलाता है। कैसा मुद्रा चलाता है बाबू? सांकेतिक मुद्रा चलाता है। और जैसे ही ये बात पूरा उसके नागरिक को पता चलता है, लोग की करते एकदम बड़का बड़का चदरा मंगवाते, किसका? आपका तांबा के, और सब पट पट एकदम किसका? तो तांबे का सिक्का बनाना स्टार्ट कर देता। बहुत मात्रा में तांबे का सिक्का बन जाता है। अब देखिए आप ही लोग सोचिए, हमारे देश में अल्मुनिया के सिक्का चालू कर दे सरकार, अल्मुनिया का सिक्का, उस पर कुछ नहीं लिखल रहे, कुछ नहीं लिखल रहे, तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप अल्मुनिया के चदरा मंगाइएगा, अल्मुनिया के, और उसको काट काट के दमार चांदी या अल्मुनिया का तुरंत सिक्का बना के तैयार कर दीजिएगा। उतना वेट कीजिएगा, कमाए के एकदम 2 दिन में 1 करोड़ रुपया छाप दीजिएगा। ऐसे भी देखते हैं, इतना सिग्नेचर मोहर रहने के बाद भी नकली नोटों को इस कदर बनाया जाता है कि असली दिखता है। वो तो आजकल खैर टेक्नोलॉजी के कारण है आपका, लेकिन उस समय जब कुछ नहीं था तब पर भी उसको चाहिए था कि हम कुछ बहुमूल्य चीजों को चांदी सिक्का बनाए, और नहीं तो हम अपना सिग्नेचर या अपना फोटोए या कुछ उसमें तो चिपकाता, लेकिन कुछ नहीं करता। तब लोग क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में तांबा का सिक्का हो जाता है। इससे कारण मोहम्मद बिन तुगलक को वो जो तांबे का सिक्का को आखिर में क्या करता है, बंद कराना पड़ता है कि इतना तारीख से पहले जिसके पास तांबे का सिक्का था वो क्या करे। जैसे आप 10 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख रख लीजिए कि 13 तारीख के बाद जिसके पास तांबे का सिक्का है वो क्या करेगा, आकर जमा करेगा, और आपने उसके बदले चांदी का सिक्का ले जाएगा। कौन बोला? मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि ये आपकी गलती है कि आपने ऐसा मुद्रा बनाया जो आसानी से लोग बना सकते हैं। ये आपका नहीं गलती है भाई, क्या आपका गलती है? लेकिन वैसे लोग जो सही में चांदी, ये तांबे का सिक्का जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक लागू किया था, वही उसके पास है, उसने कोई नकली नहीं बनाया, तो उसके साथ तो नाइंसाफी हो जाता, तो इसीलिए उसने ऐसा प्रावधान किया। तो ये कैसा सिक्का बनाता है बाबू? तो ये तांबा का सिक्का बनाता है। और सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया जो सिक्का था वो तांबे का था, और प्लस में वो सांकेतिक मुद्रा था। देखिए, जहां सिक्का बनता है उसको टकसाल कहा जाता है, जहां बनाया जाता है सिक्कों को वहां क्या कहा जाता है, उसको टकसाल कहा जाता है। देखिए आपका ये जो था क्या करे आपको, मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने ईरान पे हमला करना सोचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कि अब हम ईरान पे हमला करेंगे, ये सोच रहा था कि ईरान पे हम हमला करेंगे। उसने 3 लाख की फौज तैयार की। उसने क्या किया, 3 लाख का फौज तैयार किया, और तीनों लाख फौज को वेतन दिया, 1 साल का वेतन दिया कि तुम 3 लाख फौज हो, तुमको हम ईरान पे आक्रमण करने के लिए रखे हैं, तुमको हम 1 लाख का एडवांस क्या देते हैं, सैलरी दे देते, तुम यहीं रहो और ईरान के लिए लड़ना, ठीक। और देखिए जब ये की करता है मोहम्मद बिन तुगलक, ये लोग जो था इसका सेना उना सब तैयार था कि हम लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, तो ईरान से लड़ेंगे। लेकिन ये जो होते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक, जो महान कहिए सकते हैं, आप देखिए सकते हैं कितना महान काम किया, तो ये की करता है, जाके उससे दोस्ती कर लेता है, ईरान से क्या कर लेता है, जाके दोस्ती कर लेता है।
क्या कर लेता, दोस्ती कर लेता। और वो जो 3 लाख के फौज होते हैं वो सोचते अब हम क्या करिए, हम लोग के लिए रखवे किया कि लड़ाएंगे तुमको, नहीं लड़ाया। और इतना दिन से हम सपना देखे थे कि ऐसे तलवार भाजेंगे, ऐसे भाला चलाएंगे, अब हम लोग की करें। तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक कहा तुम लोग टेंशन नहीं लो, तुम लोग जाओ और कहाँ, कराचिल पे आक्रमण करो, जाओ तुम लोग कराचिल को जीत कर ला। किसको बोलता, वो 3 लाख सैनिक के। ये लोग भाई सोचते हैं राजा है तो बोलवे किया जाता है। ये हिमालय के बीच में पड़ता है, हिमालय के बाद वहीं सबके ठंडा उंडा लग जाता है, सब सैनिक आधा उधरे मर जाता है। सोचिए कितना ही था। एक तो पहले उसको अच्छा, जैसे तुम भेज रहा, अभी के समय में भी सोचिए सियाचिन हो गया, हिमालय हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ जाने के लिए आपको अच्छा कपड़ा, अच्छा तरह का क्या चाहिए, क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, तब क्या सब जा सकते हैं आप वहाँ लड़ सकते हैं। और ये ठंडा में ऐसा ही सबको बेच देता है, सबको ठंडा लग जाता है, सबके पोलिया उलिया मार देता है, सब मर जाता है। सब क्यों होता है, मर जाता है कि ठंडा मार देता है तब। ये तो पहला देखिए कौन कौन गलती किया। पहले ही तो दुआब नदी पर टैक्स लगाया सबसे पहला। दूसरा देखिए तांबा नदी, तांबा का सिक्का चलाया, ये हो गया। तीसरा की किया तीसरा कराची पे कहा जाओ तुम आक्रमण करो। सोचो तो ये सब ये कारनामा किया आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसके समय में इब्न बतूता आया था। देखिए ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो उतना सूझबूझ इसके पास नहीं था, इसको पागल लेकिन स्वप्नशील शासक कहा गया। लेकिन बाबू इसी के शासनकाल में एक बहुत ही योग्य व्यक्ति आए, एक योग्य आपका यात्री आए, जिसको हम यात्रा वृतांत में भी पढ़ते हैं। ये क्या थे, यात्री थे। कौन, इब्न बतूता। और ये बाबू मोरक्को से आए थे, अफ्रीका से मोरक्को के शहर से ये आते हैं। कौन, आपका इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ से आते हैं, मोरक्को से। इब्न बतूता कहाँ से आते हैं बाबू, मोरक्को से। इब्न बतूता मोरक्को से आते। इसके समय में इब्न बतूता आया अफ्रीका, मोरक्को का था। इसके पुस्तक रेहला जानते हैं। इब्न बतूता ने जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आते हैं तो ये इतना योग्य, इतना समझदार व्यक्ति होता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको ये जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक जो होते हैं, ये इब्न बतूता को गाजी नियुक्त करते। गाजी मतलब क्या होता है पता है आपको, जज। ये नहीं कहता है जरी सा कज कर गए ना तो हम जज होते हैं, नहीं बोलता है। तो वैसा ही जो होता है इब्न बतूता जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपका, उसको क्या गाजी नियुक्त करते। कौन, दिल्ली का काजी। दिल्ली का कौन, काजी नियुक्त किया जाता है। किसको, इब्न बतूता को। और कौन नियुक्त करते हैं, दिल्ली के जो सुल्तान उस समय थे आपका मोहम्मद बिन तुगलक, इसको गाजी नियुक्त करते हैं। कब, 1342 ईस्वी में। देखिए ये राजदूत, इसे राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। देखिए हमने बताया ना आपको कि डाक व्यवस्था को ये स्टेबल किया, लेकिन ये अकेले नहीं किया, इसके पास इतना नहीं था कि अकेले कर लेगा। डाक व्यवस्था को ये व्यवस्थित करने के लिए पहले जो इब्न बतूता को कहाँ भेजा, इब्न बतूता को ये दिल्ली चीन भेजा। कहाँ, चीन की। पहले तुम जाओ वहां से सीख के आओ कि कैसे कैसे होता है डाक व्यवस्था को आपका बनाया जाता है। इस प्रकार से उसको कहाँ भेजा, इब्न बतूता को कहाँ भेजा, आपका कहाँ भेजता है बताइए, कहाँ भेजता है आपका, चीन भेजता है। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये राजदूत बन के चीन जाते हैं। सोचिए एक विदेशी यात्री यात्रा करने आया और ये इतना योग्य था, इतना वो समझदार था कि वो अपने समझदारी और योग्यता से वो दिल्ली का काजी नियुक्त हो जाता। और उस पे इतना उनको मोहम्मद बिन तुगलक को ट्रस्ट हो गया था कि वो उनको वहां भेज दिए। कहाँ, चीन भेज दी अपना राजदूत बनाकर। जानते बाबू जब ये दिल्ली भारत आए, कौन है आपका, इब्न बतूता, तो उन्होंने यात्रा वृतांत, मतलब वो जहां आए दिल्ली भारत, तो भारत में वो यात्रा करने आए थे, वो भारत को देखने आए थे। लोग बोलते थे कि भारत बहुत संपन्न देश है, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता, वहाँ का प्राकृतिक पर्यावरण बहुत सुंदर है। तो ये सारा जो चीज था वो देखने आया था। कौन, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत बुक जो था उसको हम रेहला कहते हैं। ये इब्न बतूता का जो यात्रा वृतांत है जिसमें उसने भारत के बारे में लिखा है उसको रेहला कहा जाता है। रेहला नाम का बुक में वो लिखा है किसके बारे में, भारत के बारे में। आप जानते होंगे कि इब्न बतूता ने जो था
भारत के बारे में हर कुछ बताया। उसने सती प्रथा को भी बताया। इब्न बतूता जो था वो सती प्रथा को बताता है कि किस तरह भारत में लोगों महिलाओं को अब उसके पति के साथ सती कर दिया जाता था। अगर पहले क्या होता था, आपका 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल की लड़की होती थी और उसको 30 साल 35 साल 50 साल के लड़कों से विवाह कर दिया जाता था। तो लड़का जब उसका जो बूढ़ा हो जाता था तब उसकी डेथ हो जाती थी। तो उसके जब पति का डेथ होता था तो उसको साथ में ही उसको क्या किया जाता था बाबू, उसको जला दिया जाता था। सोचिए कितना क्रूर नियम था कि उसका पति जल जाता, वो पति मर जाता। एक तो वो मरा हुआ है, वो मरण शैया पर है, और उसके बाद एक जिंदा लड़की को जबरन बांधकर उसको उसके साथ जिंदा जला देते थे। ये बहुत ही क्रूर क्या थी, प्रथा थी, जो हमारे भारत देश में जो बहुत ही क्रूर था। हम बोलते हुए क्या होता है, दिल दहल जाता है कि सोचिए एक नाबालग कोई नाबालिग भी लड़की रहती, किसी का उम्र 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल कुछ भी हो सकता है, और उसको क्या किया जाता था बाबू, जिंदा जला दिया जाता था। बहुत ही क्रूर इसका यह दृश्य देखकर इब्न बतूता ने अपने बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है कि हमने देखा कि एक लड़की है जो 8 से 9 वर्ष की है और उसका पति मर जाता है, और उसके पति के साथ उसके कहते मरण शैया पर बैठाकर उसको साथ में ही क्या किया जाता है, सती कर दिया जाता, मतलब जला दिया जाता। ये सारा दृश्य के बारे में और भारत के बारे में बताया आपको कौन, इब्न बतूता। हम इब्न बतूता पे आपको एक अलग से वीडियो बनाकर देंगे, क्योंकि इब्न बतूता के बारे में बहुत आपको डिटेल से पढ़ना है। और इब्न बतूता से 12th में भी क्वेश्चन आता, और आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा उससे भी क्वेश्चन आता। आप यहाँ ध्यान रखिए कि इब्न बतूता कब आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, काजी नियुक्त किया था। इसका जो बुक का नाम रेहला है। क्या बाबू, बुक का नाम क्या है, रेहला है। देखिए ये जो था इसके दरबार में जो इसके समय जिया नक्शवी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। तो संस्कृत कथाओं का जो श्रृंखला का फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था, तो नक्शवी था। कौन सा बाबू, नक्शवी था। इसने पुस्तक का नाम ये आपका तूती रखा। इसने पुस्तक का नाम क्या रखा है, तूती इसका पुस्तक का नाम है। देखिए इसका जो ये आपका फारसी में अनुवाद कराता है। देखिए जो इब्न बतूता था, इब्न बतूता ने प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाया। किसको, तो प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर ये सम्मान करता, क्या देता, इसको सम्मान प्रदान करता। कौन से वो जैन साधु थे, तो प्रभु सूरी। समझ में आया, इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते। देखिए ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरियर एवं बुक्का दो भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करता है। पहले ने ये हरियर और बुक्का को बंदी बनाकर कहाँ लाया जाता है, आपको मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में लाया जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक अपने थोड़ा सन की आदमी था, ये की करता, हरियर और बुक्का दोनों मिलकर ने इसको पोट लेता है। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को अपना बात में फंसा लेता है, अपना जाल में फंसा लेता है, यानी कि पोट लेता है। हम तुरंत कह लगता है इस्लाम की जय हो, मोहम्मद बिन तुगलक का जय हो, पूरा जयकारा वकारा लगा देता है। ये आपको कौन, हरियर और बुक्का। तो वो लोग कहता है कि नहीं, ये लोग वफादार हो गया। तो कहता है कि ये बोलते हैं आपका मोहम्मद बिन तुगलक को, ये बोलता है हरियर बुक्का कि राजा हमको ने विजयनगर में जाने दीजिए, क्योंकि विजयनगर मेरा साम्राज्य था पहले, हम उसको अच्छा से जानते हैं, हम उसको अच्छा से विस्तार करेंगे और आपको पैसा कौड़ी देते रहेंगे। ये सब कहता है जाओ भाई ठीक है, इसको छोड़ देता है। ये जाता है ने हरियर और बुक्का विजयनगर जाता है, और विजयनगर में क्या करता, अपना साम्राज्य स्थापित करता है, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो जानकारी है वो क्या किसमें मिलता है, आपका हरियर और बुक्का का। जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि हरियर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे की। हरियर और बुक्का कब आए थे, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक इसको बुलाया था, लेकिन फिर इसको छोड़ देता। उसके बाद देखिए हरियर और बुक्का के बारे में जब हम विजयनगर साम्राज्य आपको पढ़ाएंगे तो हरियर और बुक्का के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। देखिए
हरियर बुक्का तो सब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दिया। उसके बाद इसकी जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा से निकट गोडला में हो गई। इसकी मृत्यु कब होती है? 1351 ईस्वी में। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक मर जाता है, भगवान के पास चले जाते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।